नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हम आपको वो तमाम जानकारियां देते हैं जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी होती हैं और आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आज सवालों के जवाब देंगे बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक बड़ौदा से संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार संजीव, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप? संजीव पराशर है। हाँ जी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जीएम हूँ, जनरल मैनेजर लुकिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एट बड़ौदा एंड आई हैव टेकन वन दिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी फ्रॉम दिस मैक्स भूपा। ठीक है। द पॉलिसी नेम इज हार्टबीट सिल्वर। क्या नाम बताया आपने? हार्टबीट सिल्वर। हार्ट बीट सिल्वर पॉलिसी है आपकी? हाँ। वो हमने उनसे लिया था और आई हैव टेकन दिस पॉलिसी ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन ली थी ये पॉलिसी, ठीक है। हाँ जी, तो जब भी हमने ऑनलाइन लिया था तो जो भी उसकी मतलब क्वालिटी, जो भी मतलब उनके डिटेल्स थे वो उन्होंने ऑनलाइन ही लिए थे और उस समय हमको बोला था कि ये जो आपकी पॉलिसी है वो इसमें डे केयर भी आप हम कंसिडर करते हैं। इसमें डे केयर में मतलब लेस देन 24 आवर्स अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जैसे आपको खांसी वांसी बुखार होता है और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हम आपको उसमें भी आपको जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो हम आपको कवर करते हैं। ठीक है। तो उस समय हमने उनको मैम पूछा था कि आप जो बोल रहे हैं वो हमको राइटिंग में लिख के दीजिए। ठीक है। क्योंकि बाद में मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि आपने ऐसा बोला है कि नहीं बोला है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, ये ऑनलाइन कन्वर्जेशन है, जब भी आपको चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको सीडी मिल जाएगी कि जिससे कि हम क्लेम को जो भी डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व होती है तो हम उसको ले सकें जी। अभी हमने अपनी वाइफ को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। शी गॉट एनेस्थेसिया, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड अराउंड 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए वो हॉस्पिटलाइज थी? हाँ, ठीक है। हमने मतलब ट्रीटमेंट लेने से पहले कस्टमर केयर में मैक्स भूपा के फोन करके बोला था कि भाई ऐसा ट्रीटमेंट लेना है, तो उसके लिए क्या करना है। आपने ट्रीटमेंट लेने से पहले उनको जानकारी दे दी थी हॉस्पिटलाइजेशन की? उनको जानकारी दी थी और उनको बताया था कि मतलब ट्रीटमेंट लेने वाले हैं। तो इनिशियली उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं मिलेगा। बाद में दे हैव कंसल्टेड विद देयर टेक्निकल टीम, देन दे हैव कंफर्म कि हाँ ये आपको मतलब रेम्बर्स हो जाएगा। अगेन दे हैव आस्क्ड कि मतलब ये जो आप जहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो हमारे उसमें लिस्टेड हॉस्पिटल में है कि नहीं। मतलब 24 घंटे से कम के हॉस्पिटलाइजेशन का जो कवर है, जो उन्होंने क्लेम का वादा किया था, आपको नहीं दिया? हाँ, वो नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, तो चलिए हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। अनिल जी, बड़ौदा से संजीव का सवाल है। इन्होंने मैक्स भूपा की हार्ट बीट सिल्वर पॉलिसी खरीदी थी ऑनलाइन और इनका जो क्लेम है वो 3 लाख का मेडिकल क्लेम है। इन्होंने हाल ही में अपनी वाइफ को एडमिट कराया था और इस पॉलिसी के मुताबिक 24 घंटे के कम का हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम इनको मिल जाना चाहिए, लेकिन जब ये इन्होंने अप्रोच किया मैक्स भूपा को तो उन्होंने ये क्लेम देने की बजाय रिजेक्ट कर दिया। अब जानना चाहते हैं कि ये क्या करें। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो इस तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं, क्योंकि आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी चाहिए उसके पहले कि आप पॉलिसी पे साइन अप करें और उसकी पेमेंट करें। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप ये प्लान लेते तो आप अपने सारे इस तरह के जो भी सवालात हैं उनके आप जवाब पहले ही ले लेते। रही बात कि मैक्स भूपा ने आपका जो क्लेम रेपुडिएट किया है या नहीं एडमिट किया है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। 24 घंटे से कम की जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें ये नहीं है कि किसी भी वजह से आप हॉस्पिटलाइज अगर होंगे कुछ घंटों के लिए तो आपका सारे क्लेम वहां पास होंगे, लेकिन कुछ क्लेम डेफिनेटली ऐसे होते हैं जैसे कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन है। तो कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन है उसमें 3-4 घंटे में जो पेशेंट है वो फ्री हो जाता है और सारी रात उसमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो जो क्लेम है वो सारी कंपनियां पे करती हैं। तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको क्लियर होगा कि कौन सा वाला ट्रीटमेंट कवर है और कौन सा ट्रीटमेंट कवर नहीं है। अगर कोई ओपीडी में जाके पेशेंट वापस आ जाता है तो वो क्लेम कभी भी एडमिट नहीं होता है। तो यहाँ पर अनिल जी, साफ तौर से जो बीमारियां कवर्ड होती हैं 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के भीतर, उन्हीं पर ही क्लेम मिलता है?
हाँ डेफिनेटली उसमें एक लिस्ट होती है, अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो उसमें जरूर लिखा होगा ये बात। तो संजीव जी, चूंकि आपने ये पॉलिसी ऑनलाइन ली थी तो शायद इसीलिए आपने टर्म्स और डिटेल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, जिस बीमारी के लिए आपने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था, शायद वो बीमारी कवर्ड ना हो क्लेम में, इसीलिए आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं अब अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर अजय ने हमें ईमेल भेजा है। अनिल जी, दो पॉलिसी है इनके पास HDFC की, दो यूलिप पॉलिसी है। एक तो है HDFC का पेंशन प्लस यूलिप और यंग स्टार प्लस, जिसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है। अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली ये दो प्लान हैं जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ सिंस 2008 से, जुलाई से, और मंथली सिप मेरा है 2000 और 1005 रिस्पेक्टिवली इन दोनों प्लान्स में। मेरा सवाल ये है कि अभी तक जो टोटल अक्यूमुलेटेड फंड वैल्यू है which is slightly less than the total fund invested as of now. ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लाइक मेरा जो फर्स्ट प्लान है यूनिट लिंक पेंशन प्लस ग्रोथ फंड, उसमें टोटल फंड वैल्यू एज ऑन टुडे इज क्लोज टू 1,17,000, whereas my invested amount is close to 1,26,000. ठीक है। And सिमिलरली जो दूसरा प्लान है विच इज यंग स्टार प्लस ग्रोथ फंड 2, उसमें टोटल फंड वैल्यू एज ऑन टुडे इज क्लोज टू 73,000। ठीक है, तो बेसिकली आप जानना चाहते हैं कि आप इन दोनों पॉलिसीज में बने रहें या नहीं? हाँ, ठीक है। तो अनिल जी, यहाँ पर अमूमन हम यूलिप जब भी लेने की सलाह देते हैं तो ये कहा जाता है कि लंबी अवधि तक बने रहना चाहिए किसी भी यूलिप प्लान में। तो यहाँ पर अजय के लिए क्या सलाह होगी? इनकी जो फंड वैल्यू है इनकी इन्वेस्टमेंट के काफी करीब आ गई है, तो अब ये क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक इंश्योरेंस प्लान है और इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बार बार ही कह रहे हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया है 1,26,000 वैल्यू। ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को आप उसकी वैल्यू से कंपेयर करें। ये एक इंश्योरेंस प्लान है। इंश्योरेंस प्लान तकरीबन एक लंबे पीरियड का होता है। एक गोल से उसका एक कनेक्शन होता है कि कोई बेटी की शादी के लिए आप जोड़ रहे हैं या अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हैं, जो कि 15 या 20 साल के बाद आएगी। और सारे दर्शकों को हम बार बार ये बताते आ रहे हैं कि जो यूलिप प्लान्स हैं, जो कि मार्केट लिंक प्लान्स हैं, उसमें शुरू के कुछ सालों में एलोकेशन चार्जेस ज़्यादा होते हैं और जैसे ही पहले 2-3 साल निकल जाते हैं उसके बाद एलोकेशन चार्जेस कम हो जाते हैं और आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी मार्केट्स में। जितना ज़्यादा लंबा आप इसमें बने रहेंगे उतनी ज़्यादा इसमें रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही याद रखिए कि जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर आपको हर साल टैक्स में छूट मिल रही है सेक्शन 80C के अंतर्गत। इसके अलावा आपको एक सम अश्योर्ड का बेनिफिट है, जो एक प्रोटेक्शन मिली हुई है आपके फैमिली को। उससे आपका अपना मेंटल कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ होगा कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लगातार इसमें अपने प्रीमियम पे करते जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे अभी निकलने की सोचेंगे तो आपको सरेंडर वैल्यू जो है वो काफ़ी कम मिलेगी। तो हमारी ये सलाह रहेगी कि आप इसमें कंटिन्यूसली जो भी प्रीमियम है लगातार भरते रहें और उसके सारे बेनिफिट्स उठाएं। और जब आप मैच्योरिटी के नज़दीक आएंगे तब आप पाएंगे कि क्योंकि इक्विटी मार्केट लंबे समय में अच्छी रिटर्न्स देती है, इन्फ्लेशन से काफ़ी ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो सकता है, तब आप इसका असली फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अजय जी, सलाह यही है कि आप इसमें बने रहें, लेकिन आगे से किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, यही सलाह है आपके लिए। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप CEO अनिल चोपड़ा। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। नोएडा से रिपु दमन हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाय,
this is Ripu. I had a question. I've been smoking since last 8 years, and I was looking for a term insurance plan. ठीक है. So I was a little doubtful that how it can be covered. Something caused to me cause of smoking, like it will be covered, and if it has to be, what are the specific I have to provide in the insurance form. ठीक This है. was the first question, and the second one, I have gone to the Policy Bazaar and other channels. So I really like that Aegon policies, that Aegon really. एगॉन रेलीगेरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं. ओके. Yeah. But I'm not sure. They are very lucrative offers. I know. ठीक है. But I'm not sure. Like if I go for the policy, if something happens wrong with the company, will the IRDA or any other government body, any government official will take that responsibility? I mean, if I take a policy. यानी आप कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेके यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं. बहुत डाउटफुल लगता है मुझे. ठीक है. रिपु, आपकी सालाना आय क्या है? 9.5 lakhs per annum. ठीक है. अनिल जी, यहाँ पे रिपु का सवाल है, ये अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, स्मोकर हैं, पिछले 8 से 9 साल से लगातार सिगरेट पी रहे हैं, और 2 सवाल हैं इनके. सबसे पहले तो किस तरह की जानकारियाँ इन्हें देनी चाहिए एक टर्म प्लान लेने से पहले, और दूसरा इनका सवाल ये है कि कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कंपनी किसी तरह का डिफॉल्ट कर देती तो क्या IRDA उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं. तो सबसे पहले तो टर्म प्लान इनको कैसा लेना चाहिए उसके बारे में जानना चाहेंगे. 9.5 लाख का इनका सालाना पैकेज है. हाँ, देखिए 9.5 लाख की इनकी इनकम है, तो इनको तकरीबन उसका 10 गुना, अगर इनकी वाइफ काम नहीं करती हैं तो ये हो जाएगा कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए का इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, टर्म प्लान होना चाहिए, अगर ये अपनी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाए तो. ये सभी के एक दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर मैं ना रहूँगा तो मेरी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो बस्तू रहनी चाहिए और बढ़नी ही चाहिए बजाय कम होने के. रही बात की जो इन्होंने टर्म प्लान लेना है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो ऑनलाइन टर्म प्लान्स हैं वो सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना, एक कंडीशन को पढ़ के डॉटेड लाइन पे अपने डिजिटल सिग्नेचर डाल के पेमेंट करना वो एक अलग बात है, और एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट से सलाह करके वो एक ऑफलाइन प्लान लेना वो एक अलग बात होती है. तो क्योंकि ये स्मोकर हैं और ये खुद ही इनको चाहिए कि डिक्लेयर कर दें, अगर ये डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी इनका मेडिकल चेकअप कराएगी कि इनको कितना नुकसान हो चुका है, और उसके बाद ही इनका प्रीमियम तय किया जाएगा या इनको पॉलिसी डिक्लाइन की जाएगी. लेकिन अगर वो मेडिकल करने के बाद इनको प्रीमियम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनका पॉलिसी इनकी इशू कर देते हैं, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि इनका जो क्लेम अगर कभी आता है तो वो रिजेक्ट हो या रिप्यूडिएट हो, क्योंकि कंपनी वो सब देखभाल करने के बाद ही, मेडिकल करने के बाद ही, अगर इनको स्मोकर है, अगर इनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो थोड़ी सी शायद वो प्रीमियम बढ़ा देंगे. लेकिन इनको इस बात से बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होना चाहिए कि इनका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. क्लेम रिजेक्ट तभी हो सकता है अगर ये ऑनलाइन लें और उसमें ये ठीक से सारे सवालों का जवाब ना दें या छुपा जाएं कोई बात को, तब हो सकता है कि इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाए. अनिल जी, यहाँ पर अमूमन ये समझाएं कि इन केसेस में प्रीमियम कितना बढ़ जाता है, और साथ ही एगॉन रेलीगेर को भी कंसिडर कर रहे हैं, उनके दिए हुए टर्म प्लान इनको पसंद आ रहे हैं. देखिए एगॉन रेलीगेर है या कोई और, हम इनको यहाँ 2-3 नाम और बता देते हैं. सभी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिमिलर होती हैं कि वो आपकी गुड हेल्थ की डिक्लेरेशन मांगते हैं. अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी गुड हेल्थ है और बाद में मालूम पड़ता है कि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज थी या कोई ऐसी चीज थी जो आपने छुपाई, तब क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं. लेकिन अगर आप पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं और अपना मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, उसके बाद आपने पूछा कि प्रीमियम कितना बढ़ जाता है, तो प्रीमियम जो नॉर्मल हेल्दी इंसान का प्रीमियम है उससे 30, 40 और 50% तक बढ़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की हेल्थ की सिचुएशन कैसी है. दूसरी, आपने एक सवाल पहले पूछा था कि जो IRDA से रेगुलेटेड कंपनीज हैं उनकी एग्जिस्टेंस को लेके, तो यहाँ पे मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि IRDA के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं. जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं वो बहुत ही हाई हैं. 100 करोड़ की कैपिटल तो कम से कम होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी कंपनीज भारत के बाजार में उतरी हैं सभी की कैपिटल 300-300 करोड़, 400-400 करोड़, इवन 1000 करोड़ की है. तो इनको इस चीज से बिल्कुल भी शुबा नहीं होना चाहिए या इनके दिमाग में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मेरा जो है कंपनी का दिवाला निकल जाएगा या मेरा क्लेम नहीं मिलेगा. ऐसा तो होने के चांसेस बिल्कुल 0 के बराबर हैं. इनको ये चाहिए कि ये एक ऑफलाइन कंसल्टेंट से सलाह करके अपनी हेल्थ का पूरा चेकअप करा के प्लान ले लें और फिर निश्चिंत होकर ये अपना उस प्लान की प्रीमियम भरते रहें. चलिए, तो रिपु, आपके सवाल का जवाब यहाँ पे अनिल ने दे दिया है. आपको तुरंत अपने लिए एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए, लेकिन आपको सभी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्लान लेते वक्त देनी होगी कंपनी को. और जहाँ तक आपने कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल पूछा था, तो IRDA इसका बिल्कुल ध्यान रखेगा ताकि आपको क्लेम सेटलमेंट में आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो.
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बबली अग्रवाल का ईमेल आया है। इन्होंने LIC की मनी बैक पॉलिसी में निवेश किया हुआ है और शुरू के 3 से 4 प्रीमियम इन्होंने भरे भी हैं, फिर 2 साल तक पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। अब जानना चाहती हैं कि क्या इसी पॉलिसी को कम प्रीमियम वाली पॉलिसी में बदला जा सकता है या नहीं। अनिल जी, क्या सलाह होगी? नहीं, देखिए, आप पॉलिसी की टर्म्स को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप रिवाइव कर सकते हैं और रिवाइवल के कई सारे ऑप्शंस जो हैं सारी इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं आपको। अगर तो पॉलिसी लैप्स हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, फिर तो आप सिर्फ ब्याज भर के और जितना आपका प्रीमियम ड्यू था उसके पे करके आप रिवाइव करा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा पीरियड हो गया, जैसे इन्होंने 2 साल से प्रीमियम नहीं दिए हैं, तो इनकी काफ़ी पहले पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। अगर इन्होंने रिवाइव करना है तो इनको ना सिर्फ सारे प्रीमियम्स भरने पड़ेंगे, उस पर ब्याज भरना पड़ेगा, उसके अलावा इनको अपना एक फ्रेश मेडिकल चेकअप भी कराना पड़ेगा कि इन द मीन टाइम इनकी हेल्थ वैसे ही बरकरार है कि नहीं है। उसके बाद ही कंपनी फैसला करेगी और फिर इनकी पॉलिसी जो है वो रिवाइव हो जाएगी। ये उस पॉलिसी की पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जो सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अनिल चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुणे से निसार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार निसार, सवाल पूछिए। मेरे मम्मी पापा का मैंने एक रिलायंस हेल्थ वाइज का इंश्योरेंस लिया है 2007 में। 1 लाख सम एश्योर्ड है। ठीक है। मेरे मम्मी की एज है 52 और पिताजी की है 62। तो अभी मुझे इनका अलग अलग पॉलिसी करना है। अब मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर है और पिताजी को ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज है। तो मुझे इंडिविजुअल उनका प्लान लेना है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मम्मी का अपोलो मुनीस में करवा लेता हूँ और पिताजी का जो रिलायंस में उसका खाली सम एश्योर्ड बढ़ा देता हूँ, उसमें से मम्मी का नाम हटा देता हूँ। तो ठीक रहेगा क्या? ठीक है। अनिल जी, क्या सलाह होगी? फैमिली फ्लोटर लिया है इन्होंने, लेकिन अब अपने माता पिता के लिए इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेना चाहते हैं। क्या सलाह बनती है? देखिए, इनकी पॉलिसी चलते हुए हो गए हैं 6 साल और 6 साल एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है। और इनकी मदर को और फादर को, जैसे इन्होंने बताया कि बीपी की प्रॉब्लम अभी हाल में स्टार्ट हुई है 2-3 साल पहले, तो ये इनके अगर कोई क्लेम आता है तो ये कवर रहेगा उससे, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है। ये जब इन्होंने पॉलिसी ली थी उस टाइम उनको इस टाइप की कोई बीमारी या कोई तकलीफ नहीं थी, ये बाद में हुई है। तो ये इनको चाहिए कि अपनी मदर को भी इसी पॉलिसी में इंक्लूड करके रखें और ये सम एश्योर्ड जरूर बढ़ा सकते हैं। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जब इनका प्रीमियम ड्यू होगा तो ये 1 लाख से बढ़ा के 3 लाख या 4 लाख जितना भी चाहते हैं ये कर सकते हैं। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी इनको बताएगी कि कितना प्रीमियम इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए, बजाय इसके कि कोई एक और पॉलिसी लें। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी जो मदर और फादर को जो तकलीफ हुई है वो अभी शुरू हुई है और जब पॉलिसी इन्होंने ली थी 6 साल पहले तब वो तकलीफ नहीं थी, क्योंकि तब इनका मेडिकल हुआ होगा और उसमें क्लीन रिकॉर्ड होगा। तो ये इनको क्लेम के अगर कभी आता है तो इनको डेफिनेटली एडमिट होगा क्लेम इनका। अनिल जी, इन केसेस में इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज कब लेनी चाहिए? देखिए, फैमिली फ्लोटर के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उसमें सम एश्योर्ड जो है वो आप किसी भी फैमिली मेंबर के लिए ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके माताजी को या पिताजी को या खुद को कोई बीमारी हो। अगर एक को कोई लंबी बीमारी हो जाती है तो उसमें कवरेज ज़्यादा हो जाती है। अगर अलग अलग प्लान लेंगे तो इनको प्रीमियम डबल पे करना पड़ेगा और उस इंसान को जिसको बीमारी होगी जितनी उसमें सम एश्योर्ड है उससे ज़्यादा का क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमेशा से हम सलाह देते हैं कि एक फैमिली फ्लोटर अगर आपको 5 लाख का मिल जाता है वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप 2-2 लाख के 2 अलग अलग फ्लोटर लें, 2 अलग अलग इंश्योरेंस इंडिविजुअल प्लान्स लें। बिल्कुल। तो निसार, साफ तौर से प्रीमियम का बोझ जो है वो आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए आप अपने फैमिली फ्लोटर में ही बने रहें। आप अपनी माता को बाहर ना निकालें उस पॉलिसी में से, लेकिन आप अपनी हेल्थ पॉलिसी का जो कवर है उसे 3 लाख से बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जो सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।